हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट के बारे में, यानी कि आकलन का क्या होता है, आकलन का अर्थ क्या है, मीनिंग, उसका प्रकार, महत्व, सभी चीज़ें जो है इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कोर्सेज़ बना रही हूँ, तो आपको जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आकलन के बारे में क्या होता है आकलन। सो देखिए, पहले हम डेफिनेशन से चलेंगे, असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो देखो, आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना असेसमेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है असेसमेंट, कि आकलन का मतलब यही है कि कुछ इकट्ठा करना है, यानी कि जब आप सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं विद्यार्थी के संदर्भ में, किसी विषय के बारे में आप निर्णय प्रदान करते हो, तो उसको हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। असेसमेंट की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण, यानी कि असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। तो देखो, अगर गाइस आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो आपको पूरा का पूरा आधा कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये आकलन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो देखो, आकलन क्या है कि सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया। अब आप सूचना एकत्रित करते हैं, आप किसकी सूचना एकत्रित करोगे? यहाँ पे आप विद्यार्थी की सूचनाओं को क्या करोगे, एकत्रित करोगे और विद्यार्थियों के संदर्भ में आप निर्णय लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, इस प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कक्षा कक्षा अधिगम में पूरे साल बच्चों ने क्या किया, उनका परफॉर्मेंस कैसा था, आप इस चीज़ का निर्णय लोगे। उन उसके बच्चे के परफॉर्मेंस में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे उसको प्रोग्रेस की ज़रूरत है। जब आप इस चीज़ का निर्णय लेते हो, जब आप उनके बारे में ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, वो आपका आकलन का पार्ट होता है। आगे है कि आकलन में छात्रों को बिना अंक और ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। यहाँ पे आकलन में क्या है, पूरे साल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप बच्चों को बिना मार्क्स, बिना ग्रेड के आप उनको फीडबैक देते हो। मान लीजिए उसको कहीं, एक बच्चा है, उसको डिफिकल्टी आ रही है कोई चीज़ समझने में, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले निदान करोगे ना, डायग्नोस करोगे कि उसको प्रॉब्लम बेसिकली आ कहाँ रही है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, उसको सुधार करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि बिना अंक और बिना ग्रेड के क्या होता है, आप बच्चे को फीडबैक देते हो। पूरे साल अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी क्लासरूम में, डेली डेली जाके आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप उनकी कमियों को जानोगे, आप उनकी कमियों को दूर करोगे। तो यही तो असेसमेंट होता है, यही आकलन होता है, जो सतत है, लगातार आप करते हैं। आगे है उस अच्छा, फिर क्या क्यों होता है, क्योंकि ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चे के मूल्यांकन के पूर्व क्या हो सके, सुधार हो सके। ठीक है, ताकि उसका जो बेस है, जो परफॉर्मेंस है, वो क्या हो सके, अच्छा हो सके। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। हुबा और फ्रीड के अनुसार है डेफिनेशन कि आकलन सूचना ग्रहण और उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट की, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर या समझा सकते हैं। हम क्या समझ सकते हैं, देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सूचना एक विद्यार्थी की एकत्रित कर रहे हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि वो बच्चा क्या जानता है, बच्चा क्या समझता है, उसको और उस अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के परिणाम के रूप में वह व्यक्त कर सकता है। यानी कि हम यहाँ पे बच्चे को समझेंगे, उसको जानेंगे, उसको प्रोग्रेस करेंगे ताकि वो क्या कर सके, उसके अधिगम में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। यही तो टीचिंग है ना, शिक्षण यही है कि आप छात्रों के अधिगम में वृद्धि करो। और जब आप शिक्षण करते हैं तो वहाँ पे आकलन भी शामिल होता है ना। ऐसे आप डेली बेसिस पे उसको क्या करते हो, मॉनिटर करते हो, उसके प्रोग्रेस पे ध्यान देते हो। यही आपका क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। आई होप कि आपको डेफिनेशन तो ज़रूर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि आकलन का महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है आकलन की, क्यों ज़रूरी है आकलन। ज़रूरी है क्या कि हम आकलन ही करें?
देखते हैं कि क्या है। देखो, आकलन द्वारा विद्यार्थी का अधिगम दक्षता को बढ़ाने, मूल्यांकन से पहले सुधार हेतु पृष्ठ पोषण दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या ये मतलब इस चीज का ये है कि आकलन जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो अधिगम की पहले तो आप उसकी क्षमता को बढ़ाओगे, यानी कि बच्चा जो लर्न करा है, जो चीजें समझ रहा है, जो उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, आप उसको बढ़ावा दोगे। और मूल्यांकन से पहले सुधार हेतु पृष्ठ पोषण दिया जाता है। अभी आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया, अभी वो एग्जाम में नहीं बैठा है, अभी एट द एंड ऑफ द सेशन आपने उसको मूल्यांकन नहीं किया कि उसका कितना नंबर आया, उसके कितने मार्क्स आए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आकलन में हम मूल्यांकन से पहले आप उसको सुधार कर रहे हैं, पृष्ठ पोषण दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, ताकि वो जब लास्ट में एग्जाम देने बच्चा बच्चा जाएगा, जब बच्चा बैठेगा, तो उसका क्या हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, है ना। हर टीचर यही चाहता है कि उस बच्चे का, कोई भी स्टूडेंट है, उसका परफॉर्मेंस पहले की अकॉर्डिंग अच्छा ही हो। तो वही है कि आकलन से ही हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, उसकी लर्निंग को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आगे है, यह मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप होता है। इसके शैक्षिक महत्व निम्न अनुसार है। अब देखो महत्व क्या है, आगे देखते हैं। पहला, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जब आप टीचिंग की प्रोसेस को आपको इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। भाई आप अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर बच्चों में कोई प्रोग्रेस ही नहीं आ रहा है तो आपकी टीचिंग का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है कि प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि आप उनका असेसमेंट करो बच्चों का लगातार। फिर सेकंड है कि शिक्षक और छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए असेसमेंट बहुत जरूरी है। असेसमेंट से क्या होगा कि जब आप असेसमेंट करोगे तो बच्चे को पता चलेगा मेरी कहाँ कमी है, मैं कितना कर सकता हूँ, है ना। आप उसको फीडबैक दोगे तो वो आगे सुधार करेगा स्टूडेंट। और आप भी क्या करेंगे, आप बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या करोगे, टीचिंग लर्निंग मेथड्स को चेंज करोगे, है ना। मतलब कि हर क्लास में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपनी विधियों को, अपने मेथड्स को, टेक्निक जो भी है उनको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे को आप सेम सेम ही तरह से पढ़ा दें, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है। तो आपका भी यहाँ पे क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ अच्छा करना है, मुझे कैसे पढ़ाना है, ये सभी चीजें। ओके, क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्या है कि छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए आकलन किया जाता है। अब छात्रों की प्रोग्रेस मेन है यहाँ पे। जब आप आकलन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, उसको कितना आ रहा है। सेकंड, कि क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पाते हैं, क्या जो बच्चा सीख रहा है वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहा है। आप ये चीज चेक करते हैं असेसमेंट में। थर्ड क्या आता है कि क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है क्या वो चीजें समझ रहा है, क्या उसका यूज है, क्या वो सभी चीजों को जो है अधिगम कर रहा है सभी चीजें का। ये सभी चीजें क्या है, हम असेसमेंट में चेक करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कुछ और है इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो 4 आता है कि क्यों जरूरी है वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं, पूरे साल आपने लगातार उसका टेस्ट किया, आपने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके उसका असेसमेंट किया, आपने क्वेश्चंस पूछे, आपने ओरल पूछा, सभी चीजें आपने की। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र के ज्ञान के संदर्भ में उनको पृष्ठपोषण देंगे। जैसे मान लीजिए पीटीएम हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ज्ञान कि भाई उसके 60 मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए। आप उसके क्या करेंगे, ज्ञान के संदर्भ में पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं कि आपके बच्चे की यहाँ कमी है, यहाँ यहाँ अच्छा है, यहाँ पे सुधार की जरूरत है। तो क्या कर रहे हैं, आप फीडबैक दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, असेसमेंट में होता है। सेकेंड है प्रदर्शन के संदर्भ में, कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, पहले से अच्छा है कि पहले से उसने जो है कम किया है, ये सभी चीजें। और आवश्यकता के संदर्भ में, आवश्यकता के संदर्भ में क्या आप फीडबैक देंगे, आप बच्चे की ये देखेंगे कि हाँ उसको नीड क्या है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी आवश्यकता ये है कि उसको जो है दिखाई नहीं देता ठीक से, वो जो है पीछे बैठता है और उसको दिखाई नहीं देता क्लासरूम में। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी आवश्यकता के संदर्भ में फीडबैक देंगे ना। आप ये सोचेंगे कि उसको आगे बिठाया जाए इस तरह से। तो ये सभी चीजें क्या है कि असेसमेंट की जरूरत क्या है कि फीडबैक देने के लिए जरूरी है असेसमेंट। ठीक है। फिर फिफ्थ आता है लास्ट में कि क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में। और हम क्या, किस चीज के मूल्यांकन में असेसमेंट हेल्प करता है। पहला है कि ज्ञान समझ का स्तर, भाई उसका स्तर कितना है, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसका लेवल कितना है। सेकंड आता है कि उसकी प्रगति को आप जानोगे। शिक्षक के शिक्षण विधियों के सुधार में असेसमेंट बहुत जरूरी
ज़रूरी है। आप मान लीजिए आपने एक मेथड से बच्चों को जो है मैथ्स कराया, आपने मैथ्स कराया या आप ईवीएस साइंस का कांसेप्ट पढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो लेक्चर मेथड से आपने पढ़ा दिया उनको और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया। तो अगली बार आप ट्राई करेंगे कि आप डेमोंस्ट्रेशन से पढ़ाएँ या आप ट्राई करेंगे कि आप प्रैक्टिकली उनको पढ़ाएँ, लैब में ले जाके पढ़ाएँ। तो ये क्या है कि आप खुद ही एनालाइज़ करते हो कि आपकी कमी कहाँ है, आपको कहाँ पे और अच्छा करना है। फिर छात्रों के उचित स्थान निर्धारण में भी बहुत ज़्यादा असेसमेंट हेल्प करता है कि किस बच्चे का कहाँ पे क्या कमी है, ये सब है। तो असेसमेंट सभी ये सभी चीज़ें होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो थोड़ा-सा गाइज़ इसका हम आवश्यकता देख लेते हैं। अभी हमने महत्व देखा कि क्या क्यों ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि आवश्यकता क्या है असेसमेंट की, ठीक है? नीड ऑफ असेसमेंट। देखो आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोगिता आदि के बारे में जानने और उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आकलन की आवश्यकता हमें पड़ती है। देखो किस-किस चीज़ में आकलन की आवश्यकता पड़ती है? आकलन की आवश्यकता किस लिए है कि आप यहाँ पे आकलन की आवश्यकता पड़ती है छात्रों की अधिगम क्षमता, यानी कि उनकी कितनी क्षमता है, उनकी रुचियाँ क्या है, व्यक्तित्व, उनकी नीड के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को जो है निर्माण करने के लिए हमें आकलन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आकलन की आवश्यकता। यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ क्या होती हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है कि कौन-सा स्टूडेंट किस कार्यक्रम में ज़्यादा उपयुक्त है, को ठीक है? और विद्यार्थी की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक सभी तरह की योग्यताओं को जानने में असेसमेंट जो है वो आकलन जो है वो ज़रूरी है। परिवार के लिए क्या है? परिवार के लिए भी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्र की प्रगति कितनी हो रही है। अब आप पीटीएम लेते हैं जब, तो आप पेरेंट्स से बात करते हैं, आप बच्चों की प्रोग्रेस को बताते हो, आप बताते हो कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। फीडबैक जब आप देते हैं तो वहाँ पे परिवार को, उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि कहाँ पे बच्चे को और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो आकलन इसलिए भी हेल्प करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि आकलन कितने तरह का होता है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है कि लर्निंग में यानी अधिगम में जब छात्रों को पृष्ठपोषण प्राप्त नहीं होते हैं, तब यह प्रभावशाली नहीं होती है। मतलब कि जब बच्चा कुछ सीख रहा है, जब तक आप उसको फीडबैक ही नहीं दोगे, जब तक बच्चे को आप ये नहीं पता चलेगा कि उसको कितना आ रहा है, क्या उसको कमी है, क्या उसको करने की ज़रूरत है, तब तक जो है लर्निंग है वो प्रभावशाली नहीं होगी। ठीक है? तो अधिगम प्रक्रिया में जानकारी और ज्ञान ज्ञान को जो है कितनी उसको जानकारी है, कितनी उसको नॉलेज है, ये सभी चीज़ें हम किससे जो है करते हैं, आकलन से हम मापते हैं, ठीक है? हम आकलन ही करते हैं तभी पता चलता है कि लर्निंग में कहाँ प्रोग्रेस है, कहाँ कमी है, क्या है। उसके बाद अब देखिए क्या है कि आकलन जो है वो 3 मुख्य प्रकार होते हैं आकलन के। पहला आता है स्व आकलन, ठीक है? आगे देखते हैं और पहला आता है स्व आकलन। स्व आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट। देखो इस आकलन में छात्र जो है वो कक्षा में जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके माध्यम से सीखते हैं और अपने अधिगम का खुद ही आकलन करते हैं वो, ठीक है? स्व आकलन का मतलब है कि जब बच्चा खुद का आकलन खुद ही कर रहा है, तो ठीक है? और यह पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण जो तत्व है वो चीज़ें होता है, ठीक है? मतलब कि छात्र यहाँ पे चाहे किसी भी लेवल पे पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी कक्षा में हो, वो क्या करता है, अपने खुद की कमियों को जानने का प्रयास करता है, वो खुद का असेसमेंट करता है। इसको हम गाइज़ असेसमेंट एज़ लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है? असेसमेंट एज़ लर्निंग भी इसी को हम कहते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट है, जहाँ बच्चा क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट है वो खुद का असेसमेंट कर रहा है। उसके बाद आता है सेकंड, सहपाठी या सहयोगी समूह, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट मतलब कि पीयर जो आप अपने कक्षा के अन्य सहपाठियों के साथ अधिगम में पृष्ठपोषण जो है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है? यानी कि जब आपका सहपाठी आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, जब वो आपका आकलन करते हैं तो वो आपका पीयर असेसमेंट हो गया। तो ये आकलन जो है वो स्व आकलन से ज़्यादा विस्तृत होता है। एक उदाहरण है कि जैसे हम बीएड करते हैं, बीएड में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे माइक्रो टीचिंग होता है ना? माइक्रो टीचिंग आपने सुना होगा, जहाँ पे जो हर एक टीचर है, जो जो प्यूपिल टीचर है वो क्या करती है, अपने लेसन को प्रेज़ेंट करती है और वहाँ पे जो उसके पीयर हैं, जो उसके साथ हैं, सहपाठी हैं, वो उसको क्या करते हैं, वो उसका आकलन करते हैं, वो देखते हैं कि इसने कैसा पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया। तो एक एग्ज़ाम्पल ये हुआ आपका पीयर असेसमेंट का। ऐसे ही क्लासरूम में मान लीजिए कि क्लासरूम में मैथ्स का सवाल, एक एक टीचर है वो बोर्ड पे बच्चों को कुछ सवाल दिया है, ऐड का मान लीजिए इस तरह से, और हर बच्चा आ के क्या कर रहा है, एक-एक सवाल कर रहा है। मान लीजिए एक बच्चा आया,
उसने इस सवाल को गलत कर दिया। फिर टीचर ने दूसरे बच्चे को बुलाया, दूसरे वाले को। अब उसका दोस्त आया, उसने वो सवाल को सही कर दिया। तो पहला वाला देखेगा कि हाँ, मैंने ये गलती की थी और इसने ये सही किया है। तो ये क्या है, पीयर असेसमेंट हो गया, है ना? वो क्या कर रहा है कि पीयर जो है उसको बता रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है। इससे भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। ये भी एक आकलन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। अब आता है हमारा लास्ट, ट्यूटर आकलन, यानी कि ट्यूटर असेसमेंट क्या होता है। ट्यूटर असेसमेंट होता है जिसमें जो ट्यूटर है, जो टीचर है, वो वो बच्चों का असेसमेंट करके उसको फीडबैक प्रदान करता है बच्चों को। ये आकलन दो तरह का हो सकता है, रचनात्मक और योगात्मक और रचनात्मक। दो तरह का आकलन होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव और समेटिव जो है वो इसी आकलन के अंतर्गत आता है, जिसको हम ट्यूटर असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अब देखो, रचनात्मक में क्या होता है, रचनात्मक के अंतर्गत उनको पृष्ठपोषण प्रदान करना, सीखने में सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है, लेकिन समेटिव में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन कितना सीखा, है ना, ये प्रोडक्ट बताता है। यानी कि योगात्मक का मतलब है कि टोटल बच्चे ने पूरे पूरे अपने पूरे काल में, पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसने कितना टोटल प्राप्त किया, उसके कितने मार्क्स आए, उसकी कितनी रैंक आई, ये हमारा योगात्मक होता है। फॉर्मेटिव में क्या है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना गाइज, वही फॉर्मेटिव है, कि जहाँ पे टीचर जो है वो लगातार जो है पृष्ठ पोषण प्रदान कर रहा है, उनकी कमियों को दूर कर रहा है, टीचर बच्चे को सहारा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ये सभी चीजें क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट की नीड, टाइप के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।